नीति आयोग में यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग बेस्ड ऑन द बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। यहाँ पर जो बेसिक फंडा है हमारा, याद रखना ये क्वेश्चन का लाइन है आपका, ये जो फंडा आपको दे रहा है बेसिक फंडा कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसको जरा क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए तो strong state make a strong center, how can we prove it? Yeah, explain. Strong state make a strong center, जो हमारा मजबूत राज्य होगा वह एक मजबूत केंद्र का निर्माण करेगा। नीति आयोग इज स्ट्रक्चर्ड टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कह सकते हैं संघवाद को यह प्रोत्साहित करने का काम करता है। फेडरलिज्म दैट मीन्स संघवाद। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आपका एक प्रकार से कह लीजिए कि ये प्रमोट करता है। द न्यू बॉडी विल बिल्ड मैकेनिज्म टू इंक्लूड नीड बेस्ड प्लानिंग एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट नीड ऑफ द हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारा, उस चीज को हम लोग को देखना है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग का, तो प्लानिंग हमारा सीधे तौर पर इस प्रकार से होता है कि जो हमारा एक्चुअल नीड है उसके आधार पर प्लानिंग होनी चाहिए। जबकि अगर बात करेंगे हमारा प्लानिंग कमीशन क्या करता था, पूरे इंडिया के लिए एक ही प्रकार की प्लानिंग का निर्माण कर देता था। अब पूरे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल देके बतलाया था कि किस प्रकार से 2018 में केरला में बाढ़ से पूरा का पूरा प्रभावित रहा। यहाँ पर याद रखिएगा जब हम लोग झारखंड के लिए बनी हुई चेक डैम वाली परियोजना को हम जाके कोस्टल इलाके के केरला में हम चेक डैम की परियोजना को लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पर इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। तो यहाँ पर जो झारखंड के लिए योजनाएं बनी थी उसे उठाकर लागू कर दिया गया, या किसी भी पर्वतीय राज्य के लिए जो योजनाएं बनी थी चेक डैम वाला प्रोसेस बना था उसे लागू कर दिया गया केरला के नदियों के ऊपर। अब केरला के नदियों के ऊपर जब चेक डैम बना दिए गए बड़ी मात्रा में, नतीजा जो वहां पर मड होता है उस मड कीचड़ से पूरा का पूरा चेक डैम भरने लगा। नतीजा जब बरसात में पानी आई तो वह आसपास के सारे इलाकों को डुबाती चली गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो नीति आयोग का मेन योजना यह है कि हर एक राज्य के लिए स्पेसिफाइड एक स्कीम बने और वह उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर हो। क्योंकि इंडिया अगर कश्मीर से बात करेंगे कन्याकुमारी तक तो ये सब अलग अलग हमारे आप बात देखेंगे तो ज्योग्राफिकल जोन के हैं। यहाँ टेम्परेट से लेके आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल तीनों प्रकार के क्लाइमेट अवेलेबल है। ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, और जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो आपका टेम्परेट भी है, कोस्टल भी है। तो यहाँ हर कुछ अवेलेबल है, कोई भी ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में नहीं है संभवतः जो अवेलेबल ना हो। अगर आपको टुंड्रा प्रदेश टाइप की जलवायु वाले प्रांत चाहिए तो आपको निश्चित तौर पर आपको सियाचिन ग्लेशियर की ओर रुख करना पड़ेगा, जहां पर हमारी आर्मी सबसे ऊंचाई पर खड़ी हुई है। वहीं पर अगर बात करते हैं आपको टेम्परेट क्लाइमेट वाले, अगर हिमाचल और कश्मीर की बात करेंगे तो वो टेम्परेट क्लाइमेट वाले जोन है हमारे। बाकी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब के तरफ से आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग नीति आयोग का मेन थीम जो है कि एरिया स्पेसिफाइड या स्टेट स्पेसिफाइड प्लानिंग हो, यहाँ तक कि यह विलेज लेवल को एग्रीगेट रूप में फोकस करता हुआ दिखे। तो यहाँ पर गांव के स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लानिंग जो होना चाहिए वो ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए, और साथ में जो गवर्नमेंट की हमारी पूरी की पूरी नीड है तो उसको हायर लेवल पर जो गवर्नमेंट की यहाँ पर समझ है उसको एक प्रकार से ऐसा तैयार किया जाए कि वो निचले स्तर तक भी बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं समरूपता वाली स्थिति हो, कि हमारा ऊपर से गवर्नमेंट का जो स्तर है वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक ही पैटर्न पर हमारा चले। पॉलिसी प्लानिंग विल बी लॉन्ग टर्म विथ इन बिल्ड मैकेनिज्म। यहाँ पर याद रखिएगा जो पॉलिसी प्लानिंग है वो एक लंबे समय के लिए होनी चाहिए या होती है। अब यहाँ पर फॉर कोर्स करेक्शन बेस्ड ऑन इमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियो
और चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इमर्जिंग इकोनॉमी के सिनेरियो में बहुत सारे नई चैलेंजेस भी होते हैं। तो इन्हीं नए चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए लंबे समय के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट विल बी केप्ट इन द फोकस। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को भी सामने रखा गया है। वाइल फॉर्मुलेटिंग प्लान ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जब हम लोग आर्थिक और सामाजिक प्रकार के सामाजिक विकास की योजनाएं तैयार कर रहे हैं। स्पेशल फोकस विल बी ऑन द sections of the society that are the risk of being left out of the development process। यहाँ पर याद रखिएगा स्पेशल फोकस है हमारा उन सेक्शंस के ऊपर, समाज के उन सेक्शंस के ऊपर जहां पर हमारा डेवलपमेंट बहुत कम पहुंच पाया है, या कह सकते हैं कि आज भी वह डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में शामिल है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं जिसमें आज तक हम अपनी गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं वो नहीं पहुंचा पाए हैं। तो अब यहाँ पर रिस्क ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर इस प्रकार से डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज करने की जरूरत है हमारा। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोसेस मस्ट इनकरेज इनोवेशन। प्लानिंग प्रोसेस को क्या होना चाहिए हमारा, इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेशन को यहाँ पर इनकरेज करना चाहिए। नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग एंड इंक्लूडिंग, यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इनोवेशन का, नॉलेज का और एंटरप्रेन्योरल thinking and including close interaction with all the stakeholder and research bodies both in India and overseas, and seek suggestion and opening for a more proactive and relevant policies। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्लानिंग प्रोसेस है हमारा वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसमें हम इनोवेशन को, नॉलेज को, साथ में हमारा अगर बात करेंगे तो क्लोज इंट्रैक्शन, यहाँ पर इंक्लूड क्लोज इंट्रैक्शन विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी हिस्सेदार हैं, जितने भी हमारे ऐसे समूह है जिनके साथ हमको मिलकर रणनीतियां बनानी है, तो उन सब को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होना चाहिए। तो यहां पर याद रखिएगा सभी स्टेक होल्डर। अब यहां पर याद रखिएगा स्टेक होल्डर यानी कि जो भी हमारी सरकार के हिस्से हैं उनकी बात हो रही है, बोथ इन इंडिया एंड ओवरसीज, और साथ में भारत और भारत के बाहर, ओवरसीज यानी कि भारत के बाहर, एंड सिक्स सजेशन एंड ओपनिंग फॉर मोर प्रोएक्टिव। यहाँ पर याद रखिएगा हम लोगों को उन सुझावों का स्वागत करना चाहिए जो हमारे हिसाब से अगर बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा वो प्रोएक्टिव हो तथा रिलेवेंट पॉलिसीज का निर्माण करें। यहाँ पर जो हमको पॉलिसीज अपनी तैयार करनी है तो नीति आयोग का उद्देश्य होना चाहिए कि वो सारी की सारी योजनाएं प्रोएक्टिव हो और साथ में रिलेवेंट भी हो। यहाँ पर हमारे यहाँ का जो पूरा का पूरा सिस्टमेटिक कह सकते हैं कि ढांचा रहा है, वो किस प्रकार का रहा है, वो ढांचा इस प्रकार का रहा है कि प्रॉब्लम अगर हमारी आ जाए तो उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशन के ऊपर सोचते हैं। तो यहाँ पर अब इस चीज को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे जब भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो हम लोग अपने पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को इस प्रकार से ये करें कि वो रिलेवेंट हो जाए उस पूरे के पूरे सिचुएशन में। aiming to facilitate greater inner developmental and intersector coordination and avoid bottleneckness in smoother policy। यहाँ पर याद रखिएगा जब हम लोग स्मूथ पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो बॉटलनेकनेस है, जो हमारी रुकावटें हैं, उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर हमको फैसिलिटेट करना है इंटर डिपार्टमेंट एंड इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटर आपका कनेक्टेड हो और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। यहाँ पर याद रखिएगा कई बार ऐसा होता है कि एक ही काम को अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये जो काम होता है, अगर मान लो मनरेगा योजना में जॉब क्रिएट करने के लिए तालाब खोदा जाना है,
एक तालाब बन रहा है जो मनरेगा योजना में खुदाई उसकी की जानी है, किसके लिए? जॉब क्रिएट करने के लिए। वहीं अगर बात करेंगे, जो फिशरी डिपार्टमेंट है वह भी एक तालाब की प्लानिंग कर रहा है, किसके लिए? मत्स्य पालन को प्रमोट करने के लिए। तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और दोनों के दोनों चाह रहे हैं कि एक तालाब बने। तो दो अलग अलग तालाब बना के वहां पर अगर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे कि एक ही तालाब में अगर हमारा किया जाए, तो हमारा उस तालाब में जब खुदाई हो रही है तो जॉब का क्रिएशन भी हो रहा है, और साथ में अगर मत्स्य पालन को हम उसी तालाब के ऊपर प्रपोज कर दे तो निश्चित तौर पर वह रोजगार भी सृजित करता रहेगा लंबे समय तक, और वो प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ाएगा। तो और अब एक ही जगह पर, दो तालाब के जगह पर हम इस प्रकार से पूरे के पूरे अपने मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। वहीं अगर तीसरा एक और डिपार्टमेंट, अगर उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि उस तालाब का पानी हम लोग यूटिलाइज करें सिंचाई के लिए, तो उसके लिए तीसरे तालाब की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी तालाब को हम इतना गहरा कर दे ताकि उसमें मत्स्य पालन भी हो सके और एक लिमिटेशन में हम सिंचाई के लिए भी पानी उसे यूटिलाइज कर सके। तो इस प्रकार से हमको डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को तैयार करना पड़ेगा। Smoother policy implementation and the institutions to develop a knowledge-based repository of information and data to enable all stakeholders to access the resource pool and help the developing best practice for sustainable and equitable development। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा हमारा डिफरेंट अलग अलग स्टेक होल्डर है वो क्या करेंगे, हमारा एक प्रकार से एक डाटा का बैंक बना लिया जाए, रिपोजिटरी बना लिया जाए। ये जो रिपोजिटरी होगी उसमें सारे सभी प्रकार के डाटा हमारे पास एक साथ अवेलेबल होंगे, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसके ऊपर काम करना चाहें तो सारे के सारे मिलकर इसी डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमारा एक डिपार्टमेंट का डाटा दूसरे डाटा के साथ या दूसरे डिपार्टमेंट के डाटा के साथ कोलैबोरेशन में नहीं होता है। आप लोग शहरों में अक्सर देखोगे, एक तरफ से सड़क बनाई जा रही है, दूसरी तरफ से टेलीफोन वाले या केबल बिछाने वाले उसे काटने का काम करते रहते हैं। जब सड़क बनाई जा रही है, अगर उसी समय ये केबल बिछाने का काम भी कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर बनी बनाई सड़क को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता है इसका जस्ट उल्टा है, एक तरफ से सड़क का निर्माण होता है, आप देखेंगे 2 महीने 3 महीने हुए नहीं कि उधर से दूसरी तरफ से केबल बिछाने वाले आ जाएंगे और वो बनी बनाई अच्छी सड़क को बीच से ही काट देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें केबल बिछाना है। तो इस प्रकार से हमारा डिपार्टमेंट के बीच में इंटरकनेक्टिविटी होनी चाहिए। Technology upgradation and capacity building will be encouraged to promote efficient implementation of the प्रोग्राम इनिशिएटिव। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना है, साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता का यहाँ पर वृद्धि करनी है और उसको प्रोत्साहित करना है। तो इस प्रकार से हम पूरा का पूरा अगर बात करते हैं तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपॉइंटेड Indian American economics अरविंद पनगड़िया as the first vice chairman of the नीति आयोग। यहाँ पर अरविंद पनगड़िया पहले हमारे वाइस चेयरमैन बनाए गए थे नीति आयोग के। यहाँ पर याद रखिएगा, यह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को यह एग्जिस्टेंस में आया था और इन्होंने 65 साल पुराने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। तो 1 जनवरी 2015 को यह नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आता है और उस समय से यह लगातार काम कर रहा है। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, राधा मोहन सिंह will be ex officio member, while Nitin Gadkari, Smriti Irani, Talwar Chandra Gehlot will be the special invitees of the institution that aim to embark the भारतीय अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहां पर याद रखिएगा, डिफरेंट अलग अलग मंत्रियों को भी इसकी सदस्यता में शामिल किया गया है ताकि यहां पर एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन का काम हो सके। ये जो पहला हमारा बना था नीति आयोग का स्ट्रक्चर, ये उसमें ये सारे के सारे लोग थे। मेंबर्स यहां पर याद रखिएगा, द वेरियस मेंबर ऑफ नीति आयोग। पहला चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे, वाइस चेयरमैन जो
पहले हुए थे वो अरविंद पनगड़िया थे। फर्स्ट यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन अगर बात किया जाएगा वर्तमान में राजीव कुमार, और सीईओ अभी हैं अमिताभ कांत। अब यहाँ पर नीति सर आयोग, वाइस चेयरमैन कौन होता है? वाइस चेयरमैन के लिए यहाँ पर कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ यह देखा जाता है कि वह आर्थिक मामलों का जानकार होना चाहिए, तो आर्थिक मामलों के जानकार को यह नियुक्ति दी जाती है। यह कोई भी हो सकता है, कोई टीचर प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई इस प्रकार का आपका ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। बस प्रधानमंत्री की नजर में वह एक अच्छा अर्थशास्त्री होना चाहिए। वाइस चेयरमैन की बात करेंगे राजीव कुमार अभी वर्तमान में, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग, नीति आयोग हैज नॉट बीन गिवन द मैंडेट और पावर टू इम्पोज पॉलिसी ऑन द स्टेट। याद रखिएगा, इस नीति आयोग स्टेट को फोर्स नहीं कर सकता किसी नीति को लागू करने के लिए। नीति आयोग इज बेसिकली एक थिंक टैंक और एडवाइजरी बॉडी। नीति आयोग क्या है? एक थिंक टैंक है और एडवाइजरी बॉडी है। यहाँ पर याद रखिएगा हम लोग डिफरेंसेस को देख रहे हैं। जबकि प्लानिंग कमीशन में बात करेंगे, द प्लानिंग कमीशन हैड पावर टू इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट एंड फॉर द प्रोजेक्ट अप्रूवल बाय द प्लानिंग कमीशन। लेकिन अगर प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे तो क्या होता था? उसके पास यह पावर था कि वह क्या कर सके, अपनी पॉलिसीज को इम्पोज कर सके स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन नीति आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। नीति आयोग द पावर ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड, इनके पास फंड को एलोकेट करने का पावर नहीं है। हैव नॉट गिवन टू द नीति आयोग द पावर आर विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ पर जो पावर है फंड को या पैसे को वितरित करने का, वह फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। लेकिन प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे तो प्लानिंग कमीशन हैड द पावर टू एलोकेट फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज फॉर वेरियस प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो प्लानिंग कमीशन के पास, उसके पास फंड एलोकेट करने का पावर था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नीति आयोग के पास नहीं है। एक्चुअल पावर फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। नीति आयोग, स्टेट गवर्नमेंट हैव टू पे मोर प्रोएक्टिव रोल। यहाँ पर अब स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, जबकि प्लानिंग कमीशन में था स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट हैव मच रोल, उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं था टू प्ले ए पार्ट ऑफ द टेकिंग पार्ट इन द मीटिंग्स, सिवाय इसके कि उन हिस्सों मीटिंग्स में हिस्सा ले। द स्टेट गवर्नमेंट रोल वाज कन्फाइंड टू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यह नेशनल गवर्नमेंट काउंसिल के द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं है, यह सीधे तौर पर आपका स्टेट को एक्टिव रोल अदा करना ही होगा। यहाँ पर दूसरा अगर बात करेंगे, नीति आयोग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट देयर आर पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द नीति आयोग। यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर्स नीति आयोग में अपॉइंट किए जाते हैं। द प्लानिंग कमीशन डिड नॉट हैव एनी प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स। यहाँ पर पार्ट टाइम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट का कोई प्रोविजन नहीं था प्लानिंग कमीशन में, जो थे फुल टाइम मेंबर्स थे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ नीति आयोग हैज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट चीफ मिनिस्टर। ये क्या है? हमारा गवर्निंग बॉडी है नीति आयोग। किसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स वहां भी थे। प्लानिंग कमीशन हैड टू रिपोर्ट टू द नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। अब यहाँ पर प्लानिंग कमीशन किसको रिपोर्ट करता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कमीशन को रिपोर्ट करता था। जबकि नीति आयोग के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो डायरेक्टली पीएम, सीएम और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की बॉडी है। सीईओ ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का सीईओ हो सकता है। प्लानिंग कमीशन सेक्रेटेरिएट वेयर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस। प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटेरिएट के पास इसका आपका एक और प्रोसेस था। क्या नहीं सर? सर इस प्रीवियस पेज में लिखा हुआ था सेक्रेटरीज आर नोन एज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग। इसके बाद में वही नहीं, इसके बाद मतलब ये वाला
मतलब बाद में अभी जो पढ़ाए ना उससे जस्ट पहले वाला पेज। हाँ यही सेक्रेटरीज, यही वाला। हाँ, द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग कुड, और इससे पहले वाला पेज में इससे पहले वाला ये, नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं जिसमें लिखा हुआ था ना कि सीईओ इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वहां पे वही लिखा हुआ था सेक्रेटरीज आर द सीईओ ऑफ द नीति आयोग, वही वाला पेज। अच्छा। हाँ ये वाला, यही वाला। यहाँ पर बात कर रहे हैं सीईओ ऑफ द नीति आयोग, ये अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। सेक्रेटरीज यहाँ पर सेक्रेटरीज आर नोन एज द सीईओ, तो यहाँ पर सेक्रेटरीज जो होंगे, सचिव जो होता था वो जाना जाता है यहाँ पर सीईओ के नाम से। द प्लानिंग कमीशन सेक्रेटरीज वेर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस, इनका भी सचिव होता था, सेक्रेटरीज होते थे, और उसको हम लोग क्या करते थे, एक यूजुअल प्रोसेस था उनका सिलेक्शन का, उसके जरिए सेलेक्ट किया जाता था। द नम ठीक है। उसमें और कुछ था नहीं, नया कुछ उसमें नहीं था। द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग कुड बी लेसर देन द नंबर दैट द प्लानिंग कमीशन हैड। यहाँ पर याद रखिएगा नीति आयोग एक बहुत छोटी संस्था है, जबकि प्लानिंग कमीशन एक बड़ी संस्था थी। द लास्ट प्लानिंग कमीशन हैड द 8 फुल टाइम मेंबर्स, यहाँ पर 8 फुल टाइम मेंबर्स हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन में। Under Niti Aayog organization structure, new post created, CEO, vice chairperson, CEO has the rank of the secretary, यहाँ पर ये secretary के rank का होगा। 4 cabinet members were served as the ex officio members, यहाँ पर 4 cabinet के members होंगे, वो ex officio members होंगे। नीति आयोग has 2 part time members, इसके 2 part time member होंगे, and 5 full time members होंगे, और इसके 5 full time members होंगे। जबकि प्लानिंग कमीशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट फुल टाइम मेंबर्स, इसमें केवल फुल टाइम मेंबर्स से मेंबर सेक्रेटरी थे तथा डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन में। वहीं नीति आयोग द फाइनल पॉलिसी वुड बी, वो would bear fruit after due to consultation after held with the state government in the policy formulation stage। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो फाइनल पॉलिसी बनती है वो किसके साथ संपर्क करने पर बनती है? चीफ मिनिस्टर के साथ संपर्क करने पर बनाई जाती है। लेकिन प्लानिंग कमीशन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज एंड then the state government were consulted regarding the allocation of fund for the program of the project। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वह अपनी प्लान को लागू कर सकता था और इन्हें फंड अलॉट करने का भी पावर था। तो यहाँ पर फॉर्मुलेट करता था यह पॉलिसीज को, देन स्टेट गवर्नमेंट वेर कंसल्टेड रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। तब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा मिल रहा है इसके लिए कंसल्ट करती थी, यह प्रोजेक्ट किस